औरंगाबाद के सदर विधायक हो, रफीगंज के एमएलए हो, नवीनगर के एमएलए हो या फिर डेहरी के एमएलए हो, तो वो तो अपना श्रेय गिना रहे हैं कि हम मेडिकल कॉलेज हम ला रहे हैं, ट्रोमा सेंटर हम ला रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय हम ला रहे हैं, एनटीपीसी में हम काम कर रहे हैं। आप फिर कहां पे हैं? आप कैसे जनता को कन्विंस कर पाइए? यही तो हास्यास्पद है कि नकल के लिए भी अकल होना चाहिए। और दिल्ली का प्रभाव बिहार की सरकार पर भी हो। सुशील सिंह चुनाव लड़ेंगे? सारे लोग अभी से ही अपना टिकट फाइनल लेकर घूम रहे हैं। आपके पार्टी में? सब पार्टी में ऐसा होता है। पार्टी आपको चुनाव लड़ाती है, अपना इच्छा जता दीजिए कि नहीं आपको लड़ना ही होगा, आपके अनुभव का प्रभाव का लाभ तो मुझे चाहिए। तो सुशील सिंह औरंगाबाद से लड़ेंगे, रफीगंज से लड़ेंगे, नवीनगर से लड़ेंगे, गुरुआ से लड़ेंगे। यहाँ पर ये आरोप लगता है कि आप बहुत ही प्रभावशाली हैं औरंगाबाद या मगध और शाहाबाद में। आप अपने सहयोगियों को मदद नहीं किए 2020 में, सहयोग उनको नहीं किया जिस तरीके से सहयोग करते आप। अगर गठबंधन की सरकार थी 1990 से लेकर 2005 तक, तो यहाँ अपहरण उद्योग महागठबंधन वालों ने ही लगवाया था। मगध और शाहाबाद एनडीए का गढ़ माना जाता है और खास करके बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस गढ़ में हमेशा से एनडीए जीतती रही है, लेकिन 2020 में इस इलाके में महागठबंधन ने सुफड़ा साफ कर दिया था। एक तरह से करारी हार हुई थी। लेकिन इस बार पूरे बिहार में चुनाव जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा महाभारत मगध और शाहाबाद में होना है। और मगध और शाहाबाद को साधने के लिए बीजेपी ने अपने कद्दावर को उतार दिया है। और हमारे सामने जो शख्स बैठे हैं वो वही बीजेपी के दिग्गज है। नाम है पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह। ये लगातार औरंगाबाद से 4 बार सांसद रहे हैं और बीजेपी में ऊंची रसूख रखते हैं। मोदी के भी करीबी माने जाते हैं, तो राजनाथ सिंह का भी इन पर आशीर्वाद है। किसी जमाने में नीतीश कुमार के भी खासम खास थे, तो बहुत दमखम रखते हैं। अब ये कैसे मगध को जीतते हैं, कैसे शाहाबाद को जीत दिलाते हैं, इन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में। धन्यवाद। ये मगध और शाहाबाद जो है एनडीए का गढ़ रहा है। 2020 में करारी हार आप लोगों को कैसे हो गई और इस बार उसको आप जीत में कैसे तब्दील करेंगे? ये बड़ी चुनौती है आप लोगों के पास। देखिए, 2020 में जो एनडीए का स्वरूप था वो स्वरूप 2025 में नहीं है। आज एनडीए 5 पांडव के रूप में है। एनडीए में 5 दल हैं, बीजेपी, जेडीयू, हम, लोक मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो 20 से जब आप 25 की तुलना करेंगे तो राजनीतिक परिस्थितियां काफी बदली हैं। इसलिए हम बहुत आशान्वित हैं कि इस बार फिर से हम अपनी खोई हुई जमीन को वापस ले लेंगे। 2020 के पहले का जो इतिहास था उसको हम दोहराएंगे। जैसे 2020 के पहले कैमूर जिला में 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों की चारों सीटें बीजेपी के पास थी। बाकी जिलों में भी स्थिति अच्छी थी, लेकिन 2020 में इसमें कहीं ना कहीं कमी आई। जो कमी इस बार दूर होते हुए दिख रही है, इसलिए कि एक तो कि एनडीए का स्वरूप बढ़ा है, एनडीए में 5 पांडव हैं। दूसरा कि इस बीच में हमारे आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, दोनों की जोड़ी ने पूरे बिहार के लिए और विशेषकर दक्षिण बिहार के ये जो मगध और शाहाबाद का जो इलाका है, इसके लिए बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, बिहटा में हवाई अड्डा आ रहा है, बहुत सारी चीजें। तो इसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा। कुछ और भी काम रह गए हैं जो एनडीए ही कर सकता है, ये भी जनता जानती है। जनता को इसलिए विश्वास है कि जो करता है उसी पर जनता को भरोसा रहता है और उसी से उम्मीद भी रखती है जनता। सुशील बाबू, आपको ये हम यहाँ पर कहेंगे कि सभी जगहों में तो महागठबंधन के विधायक के काम आपकी सरकार कर रही है, ये आप जानते हैं, जनता भी समझ रही है। लेकिन चाहे वो औरंगाबाद के सदर विधायक हो, रफीगंज के एमएलए हो, नवीनगर के एमएलए हो
या फिर डेहरी के एमएलए हो तो वो तो अपना श्रेय गिना रहे हैं कि हम मेडिकल कॉलेज हम ला रहे हैं, ट्रोमा सेंटर हम ला रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय हम ला रहे हैं, एनटीपीसी में हम काम कर रहे हैं। आप फिर कहां पे हैं? आप कैसे जनता को कन्विंस कर पाइएगा? केंद्र में आपके नहर परियोजना को सांसद गिना रहे हैं। यही तो हास्यास्पद है कि नकल के लिए भी अकल होना चाहिए। जो परियोजनाएं केंद्र सरकार की हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया, एक्सप्रेसवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ये जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, उत्तर कोयल नहर परियोजना हो गया, सारी दुनिया जानती है कि केंद्र सरकार की वजह से, केंद्र सरकार के कारण और विशेषकर हमारे आदरणीय मोदी जी के कारण ये सब हुआ है। नहीं तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है महागठबंधन में भी जिसको केंद्र और राज्य में सत्ता में हिस्सेदारी का मौका नहीं मिला है। यही लालू जी हैं जो रिमोट से केंद्र सरकार को चलाते थे। आधी रात में ये कैबिनेट की मीटिंग बुलवाते थे, इनके इशारों पर प्रधानमंत्री नाचते थे। क्यों नहीं करा दिया था उस समय इन लोगों ने? अब जब मोदी सरकार काम कर रही है, नीतीश सरकार काम कर रही है, तो श्रेय लेने का ये जो, अब मैं तो इसको एकदम से बचकाना हरकत कहूंगा, ये हास्यास्पद है। जनता भी इस पर हंसती है और मजाक उड़ाती है, और जनता भी कहती है कि नकल के लिए भी अकल होना चाहिए। किस बात का श्रेय हम लें? जैसे हर देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, ये पॉलिसी भारत सरकार की है, नीति आयोग का फैसला, और उसी के तहत राज्य सरकार भी काम करते हुए हर जिले में मेडिकल कॉलेज, केवल औरंगाबाद ही नहीं, बिहार के हर जिले में। तो विरोधी तो कहते हैं ना, विरोधी तो कहते हैं कि जब सुशील बाबू सरकार में नहीं थे और लोकसभा में सांसद थे, तो जब वो विरोधी सांसद होते हुए काम करा लेते थे तो हम क्यों नहीं करा सकते? हमारे कामों पर, श्रेय पर क्यों सवाल खड़े करते हैं? देखिए, ये तो काम करने का तरीका, अपना प्रभाव और किस ईमानदारी से आप प्रयास करते हैं, इस पर निर्भर करता है। और जहां तक श्रेय लेने की बात है, मैं उत्तर कोयल नहर परियोजना की ही बात से शुरू करता हूं। 2009 से लेकर 2014 तक भी औरंगाबाद के लोगों ने मुझे दूसरी बार सांसद चुना था। मैंने उत्तर कोयल नहर परियोजना को पूरा कराने के लिए प्रयास किया। उन 5 वर्षों में कोई खास प्रगति नहीं हुई, तो कहां मैं श्रेय ले रहा था? मैंने तो यही कहा था कि मैं प्रयास कर रहा हूं। इसके लिए मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी से भी मिला, और मैंने तत्कालीन वन पर्यावरण मंत्री, जिस मंत्रालय ने कांग्रेस की सरकार में ही रोक लगाया था कुटकू डैम में फाटक लगाने पर, जयराम रमेश जी से भी मिला। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, मनमोहन सिंह जी ने काफी नकारात्मक लिखित और मौखिक उत्तर मुझे दिया। निराशा जरूर हुई, लेकिन मैंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, और उन 5 वर्षों में कोई खास प्रगति नहीं हुई। उत्तर कोयल नहर परियोजना के पूरा होने की गाड़ी कोई खास आगे नहीं बढ़ी। तो कहां मैंने इसका श्रेय लिया था कि मैंने करा दिया या मैं करा रहा? मैंने कहा था कि मैं प्रयास कर रहा हूं, सरकार हमारी नहीं है। लेकिन जब 14 में हमारे नेता आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उनके सामने जब इस विषय को मैंने रखा, 5 मिनट का मेरा समय था, आधा घंटा से ज्यादा समय देकर इस विषय को उन्होंने गंभीरता से सुना, और उसके बाद इसमें तेजी आई। सारे अड़चन, सारी बाधाएं दूर की गई उनके आदेश से, निर्देश से। वन पर्यावरण मंत्रालय ने जो प्रतिबंध लगा रखा था उसको हटाया गया, और फिर इसमें धन भी आवंटित किया भारत सरकार ने। अभी तक 4078 करोड़ रुपए का आवंटन भारत सरकार ने दिया है, और राज्य सरकार का भी इसमें सहयोग है, और काम हो रहा है। एक योजना में आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, और वो जनता भी देख रही है, हम लोग भी कवर किए हैं। औरंगाबाद ये डाल्टनगंज 4 लेन हाईवे के लिए, उसका नितिन गडकरी जी ने भी घोषणा किया था गया के मन से। उसका स्थिति क्या है? वो कब तक पूरा हो सकता है? अगर लटका है तो क्यों लटक रहा है? देखिए, उसमें कुछ अधिकारियों ने गड़बड़ी कर दी थी। तकनीकी कारणों को दिखाते हुए उन्होंने इस सड़क में रुचि नहीं दिखाई थी। उनका तर्क ये था, जो मैं मानने के लिए आज भी तैयार नहीं हूं, कि आमस दरभंगा
सड़क बन रही है जो पटना के पूरब से होते हुए गुजरेगी। नई सड़क की घोषणा हुई जिसका 30 तारीख को हमारे आदरणीय नेता मोदी जी ने शिलान्यास किया, सासाराम पटना एक्सप्रेसवे। तो इसको दिखाते हुए अधिकारियों ने, नेता ने नहीं, गडकरी जी ने नहीं, मुख्यमंत्री जी ने नहीं और किसी ने नहीं, अधिकारियों ने ये तर्क दिया कि इन दोनों सड़कों के निर्माण के बाद NH 139 पटना, अरवल, औरंगाबाद, हरिहरगंज, पड़वा मोड़ इस सड़क की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा तर्क यह है कि ये सड़क पहले भी उपयोगी थी, आज भी उपयोगी है और भविष्य में भी उपयोगी रहेगी। आपका संघर्ष जारी रहेगा? मेरा संघर्ष, और मैं बता रहा हूं कि अभी का स्टेटस क्या है। ये सड़क छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, झारखंड के गढ़वा जिला, पलामू जिला और औरंगाबाद, अरवल जिला, यही एक सड़क है, यही विकल्प है। बाकी दूसरी सड़कें बने, अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन ये सड़क भी बने इसलिए कि इस सड़क पर 4 लेन होने का जो मानक होता है कि 10,000 गाड़ी कम से कम चलना चाहिए, इस सड़क पर आज के डेट में 18,000 से भी ज्यादा गाड़ियां चलती हैं। अभी स्टेटस ये है कि माननीय गडकरी जी ने इसमें 3 बाईपास के निर्माण की स्वीकृति दे दी है, अरवल, दाऊदनगर, औरंगाबाद। मैंने और 2 जगह बाईपास की मांग रखी थी, मैंने एक ही साथ 5 बाईपास के लिए मांग रखी थी, अंबा और ओबरा। सैद्धांतिक सहमति उसकी भी बन चुकी है और साथ साथ इस बात पर भी सहमति बनी है कि फर्स्ट फेज में, प्रथम चरण में औरंगाबाद से दाऊदनगर तक इसको 4 लेन किया जाएगा और फिर इसी तरह क्रमशः फेज वाइज इस सड़क का 4 लेनिंग होगा। तो मैंने अभी, अब हम आपसे राजनीतिक सीधा सवाल करते हैं सुशील बाबू, कि कहा जा रहा है कि मोदी जी, अमित शाह अपने सभी पूर्व सांसदों को चुनाव लड़ाएंगे विधानसभा में, क्योंकि उनके अनुभव का, उनके प्रभाव का विधानसभा में लाभ उठाया जाए और दिल्ली का प्रभाव बिहार की सरकार पर भी हो। सुशील सिंह चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण छोटा सा कार्यकर्ता हूं, सिपाही हूं। हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, यहाँ अनुशासन का बड़ा महत्व होता है। मैं एक कार्यकर्ता हूं, मेरी इच्छा का या नहीं इच्छा का कोई प्रश्न नहीं होता। पार्टी अपना निर्णय लेगी, पार्टी अपनी नीति बनाएगी और जिस प्रकार से राजस्थान, मध्य प्रदेश में वर्तमान सांसदों को लड़ाया गया, मंत्रियों तक को लड़ाया गया, तो उसी पर यह कयास लगाया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात अनुरोध पूर्वक कहना चाहूंगा कि अंतिम निर्णय पार्टी का होता है। हम लोग तो सिपाही हैं, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, जो आदेश होगा उसको मानना पड़ेगा। लेकिन अपनी इच्छा भी पार्टी के नेता हमसे जरूर पूछेंगे, उस समय मैं पार्टी में अपनी राय दूंगा या अपनी इच्छा बताऊंगा। प्रेस में पार्टी से बाहर कोई बात करना या रखना ये दलीय अनुशासन के खिलाफ होगा, इसलिए मैं इस पर, आप अब मंजे हुए खिलाड़ी हैं, आप पटना तक की राजनीति नहीं करते, दिल्ली में शाह और मोदी जी के लॉबी में बैठते हैं, तो ये जानते हैं कि बोलना क्या है। लेकिन जनता जानना चाहती है आपसे। जनता को समय पर सब कुछ मालूम हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या निर्णय हुआ। और मैं आपसे एक बात अनुरोध पूर्वक कहना चाहूंगा कि इसी चर्चा के कारण अनावश्यक रूप से बहुत सारे लोग मेरे दुश्मन बन गए, राजनीतिक दुश्मन बन गए, जबकि इस मामले में मैं कहीं नहीं हूं। बहुत सारे लोग अभी से ही अपना टिकट फाइनल लेकर घूम रहे हैं। आपके पार्टी में? सब पार्टी में ऐसा होता है, सीट एक ही रहती है, एक सीट से एक पार्टी एक ही उम्मीदवार उतारती है, लेकिन कई लोग फाइनल टिकट लेकर घूम रहे होते हैं कि मेरा तो टिकट फाइनल है, मेरा टिकट फाइनल है। सुशील सिंह ये नहीं कह रहा है कि मेरा टिकट फाइनल है, सुशील सिंह ये भी नहीं कह रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा।
मैंने बार बार ये कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं। पार्टी का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा, और पार्टी मुझसे मेरी इच्छा पूछेगी तो मैं पार्टी में अपनी बात कहूंगा। प्रेस के सामने मैं ये बात नहीं कह सकता। अगर पार्टी लड़ाती है, हम आपसे पूछते हैं, जनता के लिए पूछते हैं कि अगर पार्टी आपको चुनाव लड़ाती है, अपना इच्छा जता देती है कि नहीं आपको लड़ना ही होगा, आपके अनुभव का प्रभाव का लाभ तो मुझे चाहिए, तो सुशील सिंह औरंगाबाद से लड़ेंगे, रफीगंज से लड़ेंगे, नवीन नगर से लड़ेंगे, गुरुआ से लड़ेंगे, क्योंकि आपके लिए शाहाबाद और मगध में कहीं से आप लड़ सकते हैं। आप लंबे समय तक इस इलाके के दिग्गज हैं, आप कहां से लड़ना चाहेंगे? क्योंकि आप नवीन नगर से भी चुनाव लड़ रहे हैं, रफीगंज के भी एमएलए रहे हैं, आप औरंगाबाद के तो सांसद ही रहे, लड़ेंगे कहां से? सुशील सिंह अगर पूछा गया तो कहां से लड़ेंगे? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि ये चर्चा पार्टी के अंदर होगी और पार्टी के अंदर ही होनी चाहिए। ये चर्चा मेरे जैसा व्यक्ति, मेरे जैसा जिम्मेवार आदमी हूं, तो मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता लेकिन अनुशासित सिपाही हूं भारतीय जनता पार्टी का। पार्टी के बाहर ये बात बोलना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए उचित नहीं होगा। जो भी कहना होगा, अपनी राय देनी होगी, पार्टी जो कहेगी उस बात पर अपनी राय देना, ये बाहर में बताना ये उचित नहीं होगा मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीट है, 6 पर महागठबंधन का कब्जा है। इस बार इसको जीत में कैसे बदलेंगे आप? देखिए, इस बार पिछली बार कुछ गड़बड़ हुआ था। मैंने कहा कि एनडीए का जो स्वरूप 25 में है वो स्वरूप 20 में नहीं था, जिसके चलते वोट का क्षरण भी हुआ और वोट आपस में बटा ही। एनडीए का वोट ही 2-3 जगहों में बटा, इसलिए कमजोरी आई। लेकिन इस बार ये सारी कमजोरी दूर कर ली गई है, ऐसा कुछ नहीं है। गुटबाजी भी तो हावी है। गुटबाजी तो हर पार्टी में होता है और हर चुनाव में होता है। राजनीति का पर्याय ही गुटबाजी है आज के दिन में। आज के दिन एक आप पर जो आमतौर पर जो आरोप लगता है, जनता वो जानना चाहती है, आपके विरोधी भी वो सुनेंगे, यहाँ पर ये आरोप लगता है कि आप बहुत ही प्रभावशाली हैं औरंगाबाद या मगध और शाहाबाद में। आप अपने सहयोगियों को मदद नहीं किए 2020 में, सहयोग उनको नहीं किया जिस तरीके से सहयोग करते आप। अगर सहयोग कर देते तो बीजेपी या एनडीए का नैया पार हो जाता है। ये आपके लोग ही कहते हैं, इसमें कितना दम है? ऐसा आरोप वही लोग लगाते हैं जिन लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता, इसके वजह से लोकसभा में भी आपको नुकसान लोग दिए, भ्रम फैलाया गया जनता के बीच में। वही तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा आरोप वही लोग लगाते हैं जिन लोगों ने लोकसभा के चुनाव में एनडीए या बीजेपी के उम्मीदवार का विरोध किया। चाहे मैं 2009 में जेडीयू से चुनाव लड़ा एनडीए के उम्मीदवार के रूप में, चाहे 14, 19 और 24 में बीजेपी से चुनाव लड़ा एनडीए के उम्मीदवार के रूप में। हर बार जिन लोगों ने विरोध किया वही लोग ऐसा आरोप लगाते हैं। और आप यदि औरंगाबाद जिले का ही आंकड़ा देखेंगे विधानसभा चुनाव का, तो देखेंगे कि कहीं कहीं अधिकृत उम्मीदवार के विरुद्ध में बागी लोग खड़े हो गए थे, जिन लोगों ने वोट काटा और एनडीए उम्मीदवार की हार हो गई। कहीं कहीं तो एनडीए उम्मीदवार का जमानत तक जब्त हुआ और जो बागी थे, जो निर्दलीय थे, उनको एनडीए के उम्मीदवार से ज्यादा वोट आया। आप 6 विधानसभा का आंकड़ा निकाल लीजिए। तो इसका कारण कोई और है, दोषारोपण किसी और पर होता है। इस बात की तकलीफ मन में जरूर होती है कि अगर सच में सुशील सिंह ने विरोध किया होता और सुशील सिंह के चलते हार हुई होती, तब तो मन को तकलीफ नहीं होता कि जो आरोप है वो सही है। लेकिन जब गलत आरोप लगता है, जब झूठा आरोप लगता है, तब आत्मा से दुख होता है। और मैं जो भी करता हूं वो खुलेआम करता हूं। मैं गोपनीय तरीके से पीठ में किसी के छुरा नहीं भोंकता। जिसके भोंकना होता है तो सीने में भोंकता हूं, यही मेरा इतिहास रहा है। और मैंने इस बात को सबके सामने कहा है, आज भी कह रहा हूं कि ये मेरा काम नहीं है, मेरा ऐसा चरित्र नहीं है।
सुशील सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं, पार्टी लड़वाती है, सुशील सिंह जीतते हैं, औरंगाबाद की भूमिका बिहार सरकार में कहाँ होगी? ये पार्टी तय करेगी, हमारा नेतृत्व तय करेगा। मैं बार बार यही बात कर रहा हूं कि जिस सवाल का जवाब हमारा नेतृत्व दे सकता है, ये नेतृत्व से किया आपके कद को देखते हुए लोगों को आशा तो रहती है ना, आप लोगों की आशाओं को थोड़ी मार सकते हैं। देखिए, आज मैं कुछ भी नहीं हूँ, किसी भी ओहदे पर, किसी पद पे नहीं हूँ। मैं पूर्व हूँ। ये अलग बात है कि औरंगाबाद की महान जनता ने मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को चार बार देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा में भेजा, एक बार रफीगंज से विधानसभा का भी सदस्य बनाया। आज मैं पूर्व हूँ, किसी पद पर नहीं हूँ, लेकिन जनता का प्यार स्नेह आज भी जिस तरह से मुझे मिल रहा है, आप किसी दिन आ जाइए मेरे पास, आप देखेंगे कि यहाँ सैकड़ों लोग अपने अपने काम के लिए अपनी अपनी परेशानियों और समस्याओं को लेकर मेरे पास आते हैं मिलने। और प्रतिदिन अपने कार्यक्रमों से मैं इतना व्यस्त रहता हूं कि आप लोगों से पता कर लीजिए कि जितना मैं एक सांसद होकर बिजी नहीं रहता था, व्यस्त नहीं रहता था, उससे ज्यादा व्यस्तता मेरी अभी होती है। और कोई ऐसा दिन नहीं होता जहां 2-4 से लेकर 6-8 मेरा कार्यक्रम नहीं होता। तो मुझे इस बात का मलाल ही नहीं है। मैं यथार्थ को स्वीकार करने वाला व्यक्ति हूं कि भले आज पद पर नहीं हूं, लेकिन जनता का प्यार और स्नेह जो मुझे मिल रहा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं राजनीति में केवल 3 उद्देश्य से हूं। राजनीति एक माध्यम है जन सेवा का, ये मेरा सिद्धांत है। और राजनीति में यदि मैं हूं, ये मेरा पेशा नहीं है, राजनीति में यदि मैं हूं तो नाम, यश और सम्मान के लिए हूं, जो मुझे हारने के बाद भी जनता से मिलता रहा है, अभी भी मिल रहा है। इसी बात का संतोष है मुझे। सुशील सिंह पर कोई भी आदमी कटाक्ष करता है, हमला करता है, सुशील सिंह कुछ नहीं बोलते। बोलने वाले बोलते हैं, कहने वाले कहते रहें। जैसे एक गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, तो कहने वाले कहते रहें, मैं अपना काम करता हूं। हाँ, इस बात को मेरे विरोधी भी स्वीकार करते हैं, या वो इस बात पे मम हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं। जिस आदमी को जनता ने 4 बार सांसद बनाया, 1 बार विधायक बनाया, सबसे बड़ा आरोप बड़ी आसानी से लोगों के ऊपर कमीशन खोरी का लग जाता है ऐच्छिक निधि को लेकर। शायद मेरी कलम से 100 करोड़ के कुछ कम इन 5 कार्यकालों में अनुशंसा हुई ऐच्छिक निधि की, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि सुशील सिंह को मैंने किसी काम के बदले या ऐच्छिक निधि के अनुशंसा के बदले चाय भी पिलाया था। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरे जीवन का संकल्प यही है, लक्ष्य यही है कि कोई सामने तो क्या, पीछे में भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप मेरे ऊपर नहीं लगे। इसी बात का मुझे संतोष है। विरोधी विधायक काम का श्रेय ले रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं कि सुशील सिंह हवाबाजी करते हैं, काम नहीं करते हैं। तमाम जो मेडिकल कॉलेज, ये तमाम पहले भी आपको बता चुके हैं, वो बोल रहे हैं कि एनडीए के नेता कोई काम नहीं करते, काम तो हम कर रहे हैं। उनको क्या कहेंगे आप? जनता में तो यही बोल रहे हैं। महागठबंधन वाले काम जरूर करते हैं। जब महागठबंधन की सरकार थी 1990 से लेकर 2005 तक, तो यहाँ अपहरण उद्योग महागठबंधन वालों ने ही लगवाया था। उस समय एक ही उद्योग यहाँ चलता था, अपहरण का उद्योग। और काम तो जरूर करते हैं, इसलिए अगर काम नहीं कर रहे होते तो 15 साल में इस राज्य में ना तो बिजली हुआ करती थी किसी गांव में, ना सड़क हुआ करती थी, कोई किसी समय उठा लिया जाता था, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं थी। अस्पताल में लोग मारपीट होने पर इंजरी के लिए जाते थे, या कोई दुर्घटना में या हत्या हो जाती थी तो पोस्टमार्टम के लिए जाते थे। इलाज के लिए कोई आदमी उस समय बिहार के अस्पतालों में नहीं जाता था, और ना ही पढ़ाई के लिए कोई छात्र
सरकारी विद्यालयों में जाता था। तो ये काम तो वो लोग जरूर करते थे। जो बात नीतीश कुमार बोलते हैं, जो बात मोदी जी बोलते हैं, वही बात सुशील कुमार भी बोल रहे हैं कि जंगल राज था। ये बात जनता बोल रही है और जनता ने झेला है। हाँ, ये बात अलग है कि पिछले 20 वर्षों से 1 साल या 1.25 साल के अंतराल को छोड़ दें तो लगातार एनडीए की सरकार रही, और जिस बच्चे की उम्र आज 20 साल हो गई उसने उस काले दौर को देखा नहीं, उस जंगल राज को, उस आतंक के राज को, अपहरण के उद्योग को उसने देखा नहीं, तो उसको महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन जिनकी उम्र उस समय भी 1990 से लेकर 2005 तक 18 से लेकर 30-35 वर्ष थी, उनसे जाकर पूछिए कि उन लोगों ने किस तरह से झेला है। तो बात थोड़ी पुरानी जरूर हो गई, लेकिन अभी विस्मृत नहीं हुई है। अभी लोगों को याद है कि वो क्या जंगल राज था, क्या गुंडा राज था, क्या आतंक का राज था। हर आदमी सशंकित हुआ करता था। हजारों व्यापारी बिहार से पलायन कर गए, उत्तर प्रदेश या किसी किसी राज्य में चले गए। राताराती लोग छोड़कर भाग जाते थे, यहाँ से चले जाते थे व्यापारी। यहाँ कुछ भी नहीं था अपहरण के उद्योग को छोड़कर। तो ये सारा काम तो महागठबंधन के लोगों ने जरूर किया था। इसका क्रेडिट उन्हें लेना चाहिए, और इसका क्रेडिट ले तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। और जहां तक हवाबाजी की बात आपने कही, तो क्या हवाबाजी में उत्तर कोयल नहर का इतना बड़ा काम, जहां हजारों करोड़ रुपए खर्च करके काम चल रहा है युद्ध गति से, यह हवाबाजी है? अगर मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद जिले में और बिहार के हर जिले में बन रहा है और बनेगा तो यह हवाबाजी है। यदि एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा सड़क जमीन पे बन रही है, यह हवाबाजी है। वाराणसी कोलकाता सड़क जमीन पे बन रही है, हवाबाजी है। गंगा में कई पुल बन रहे हैं, सोन में कई पुल बने, ये हवाबाजी है। तो जिसका दिमाग ही सही नहीं हो, दिमाग ही हवाबाजी में हो, तो वो लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं। और उन लोग को केवल यही, उन लोग का यही काम रह गया है, आरोप लगाना, गाली देना। बाकी तो कोई काम उन लोगों ने किया ही नहीं कि कोई काम जुड़ाए कि हाँ। और जहां तक मेडिकल कॉलेज का सवाल है, सरकार को निर्णय लेना है कि मेडिकल कॉलेज बने तो कहाँ बने। इतना जरूर कहूंगा कि मेडिकल कॉलेज ऐसी जगह बने जहां से अधिकतम लोगों को, मरीजों को, जहां पहुंचने में फायदा हो, सुविधा हो, आसानी हो, कि आसानी से कोई घायल व्यक्ति, कोई बीमार व्यक्ति कम से कम समय में आसानी से मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाए। ऐसा एक बार जब आई थी तत्कालीन जिला पदाधिकारी ने मुझसे आग्रह किया था, तो मैंने हाईवे के किनारे की एक जमीन को निःशुल्क बिना एक पैसा मुआवजा के देने के लिए शपथ पत्र दिया था। लेकिन निर्णय सरकार को लेना है, सरकार जहां बनाएगी स्वागत है इसका। इतना जरूर सलाह होगा, सुझाव इतना जरूर देना चाहूंगा कि चाहे जहां बने, लेकिन ऐसी जगह पर बने जहां आना जाना यानी कि एक्सेस बहुत आसान हो, कम से कम समय में बिना ट्रैफिक जाम के, बिना मुश्किल के लोग मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सके। ये थे सुशील कुमार सिंह, पूर्व सांसद, जो बता रहे थे कि ये पार्टी के सच्चा सिपाही हैं। कैमरे पर नहीं बताएंगे, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, अगर चुनाव जीते तो सरकार में भूमिका कैसी होगी ये कुछ भी नहीं बताएंगे। जब मौका आएगा तो पार्टी बनाएगी, बताएगी। बने रहिए हमारे साथ, फिर ऐसी ही शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।